इंपॉर्टेंट इतनी। एज ए टीचर मुझे भी सोचना पड़ता है कि मुझे कौन से चैप्टर पे ज्यादा टाइम देना है। जब मैं नीट के बैचेस को पढ़ाया करती थी तो मैं यही चैप्टर 10 लेक्चर में उनको खत्म कराती थी, क्योंकि उस टाइम टाइम होता है हमारे पास। उनका पेपर होता है मई में, तुम्हारा होता है जनवरी में। तो टीचर को बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है जेई में। और तुम लोग बच्चे हो के पता नहीं क्या 10 बार बता दिया कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, नहीं पढ़ना। चैप्टर कर रहे हो तो उन चैप्टर्स को करो जहां से क्वेश्चन तुम्हारे को बनेंगे, कि यहाँ से मैम ने कहा था बनेंगे तो इसको करना है चैप्टर को। वो वाले चैप्टर आपको पकड़ने हैं, रिवीजन करो। बार बोल दिया, सुनना ही नहीं देता, कान पे जू नहीं रहेंगे थी भाई कई बच्चों के तो ऐसे आ जाएंगे क्लास में, बस पूछो ही ना। क्या करूं मैं ऐसा, कोई जादू जादू करूं क्या, या कोई मंत्र वगैरह पढ़ूं जिसपे असर पड़ जाए तुम लोगों के। कोई क्लास में नहीं आ रहा, कोई बाहर ही क्लास ले रहा है, घर से बाहर पता नहीं कहाँ गया हुआ है, नोटबुक हाथ में नहीं है। नोटबुक हाथ में नहीं, ऑर्गेनिक समझ में कैसे आ सकती, आ ही नहीं सकती। आरुष किस खुशी में नहीं भेजे नोट्स तुमने मेरे को? मैम मैंने भेजे हुए। भेजे हैं तुमने? यस मैम। रुको देखने दो मेरे को। हाँ भेजे हुए। स्मृति का आपने किस खुशी में नहीं भेजे मेरे को? स्मृति का, ध्रुवी, रिया है क्या यहाँ पे? पढ़ने आते हो या नहीं आते हो? जितने भी मैंने अपने करियर में बैचेस पढ़ाए हैं ना, उसमें से लड़कियां हमेशा आगे होती हैं, परफॉर्मेंस में भी, एक्टिवनेस में भी। मेरे साथ ये पहला बैच मुझे मिला है, यहाँ पे उल्टा ही है। इस बैच में सिर्फ 2-4 गर्ल्स पढ़ती है, मैं नाम भी ले लूंगी उनका। सिमरन है, पलक है, अंजलि है, मनीषा है, यही बस 4-5 गर्ल्स पढ़ती हैं, कृतिका है। बाकी सिर्फ टाइम पास करते हो तुम लोग। सुनिधि है, सुनिधि हाँ है, वो तुम भी हो। लेकिन तुम भी इतना ध्यान नहीं देते, तुम कभी कभी सीरियस होती हो, मैं तो डायरेक्ट बोल दे रही हूँ। श्रुति भी कभी कभी सीरियस होती है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अगर चाहते हो कुछ इस साल हो जाए तुम लोगों का, वरना फिर ड्रॉपर बैच भी नहीं चलने का यहाँ पे अवंती में। मैंने कल एक डीपीपी शेयर की थी ना शायद, वो आराम से मेरे को मंडे तक कर देना। ट्यूसडे तक कर दोगे मुझे वो भी चलेगा। मैं कभी भी तुम्हें मैंने बोला कि डिले क्यों हो रहा है, बताओ कभी बोला हो मैंने? तुम मेरे को भेजते नहीं हो, मैं इसीलिए तुम लोगों को टोकती हूँ। जब मेरे पास 5 दिन 6 दिन, या उसको भी छोड़ो, अगर कोई बच्चा मुझे भेज रहा है, अगर उसका 1 हफ्ते से नहीं आया तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम्हारी डीपीपी क्यों नहीं आ रही हो। 1 हफ्ते बाद, ऐसे नहीं मैं अगले दिन बोल देती हूँ। बट किसी की आ ही नहीं रही इतने लंबे टाइम से, वो तो भाई मैसेज तो आएंगे टीचर्स के। और तुम लोग, इतनी शर्म भी नहीं आती कुछ बच्चों को, रिप्लाई तक नहीं करते हो मैसेज का। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म। रिवर्ट भी नहीं करते हो। जो तुम्हें टीचर्स पढ़ा रहे हैं, थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लो उनकी। ज्यादा तो मेरे को पता है तुम लोग नहीं करते हो, बिल्कुल ही नहीं करते हो। कुछ तो कर लो, यही सोच के कर लो कि हमें पढ़ा रहे हैं टीचर्स। पीर बख्श आया है? बहुत बढ़िया, उसने भी कुछ नहीं करना। हाँ अब्दुल्ला, कल क्या पढ़ाया था मैंने? जिसमें कल क्या पढ़ाया था? मैंने कल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था और आरएस कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट्स लिखवाए थे। ठीक है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है अब्दुल्ला। मुझे इसका आरएस बताओ।
जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है। बाकी सब अपनी नोटबुक में निकालो, रफ नोटबुक खोलनी है, रफ नोटबुक जो खोलना खोलो। कृतिका है क्लास में? कृतिका आर होगा। कृतिका है क्या क्लास में? बहुत बढ़िया, सोए रहो। आर कैसे होगा? मैम फर्स्ट प्रायोरिटी हम पहले ब्रोमीन को देंगे, उसके बाद मैम OH को देंगे, देन मैम CH3। तो मैम फिर क्लॉकवाइज होगा तो मैम R हो जाएगा। जरा दोबारा रूल्स पढ़ना, यही था क्या? साजी आप बताओ। एस होगा। एस होगा। आदर्श? मैम एस होगा। सक्षम? मैम एस। एस होगा। मैंने जान करके लगाया वेज पे। 1 2 3 4 घूम तो क्लॉकवाइज रहा है, आर होना चाहिए, बट फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वेज पे है। यस मैम। ठीक है, फोर्थ वेज पे है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप तो चेंज होगा आदर्श। इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन डैश पोजीशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पे होना चाहिए, तो उसमें अगर आर आ रहा है तो आर ही रहेगा, एस आ रहा है तो एस ही रहेगा। बट अगर वेज पे आ रहा है तो आर का एस हो जाएगा, एस का आर हो जाएगा। और अगर प्लेन में है तो मान लो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्लेन में है तो क्या होगा, फिर आपको वहां पे 2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको निकालना है 1 2 2 3। ध्यान रखना, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, जितना मैंने क्या सिखाया तुम लोगों को, अगर 1 से 2 2 से 3 जाओगे, क्लॉकवाइज घूम रहे तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। कब? जब डैश पे है फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो एस होगी, अगर उस पे है डैश पे है। अगर वेज पे होगा तो फिर बस बदल देना उसको, आर को एस से बदल देना, एस को आर से बदल देना। ठीक है क्या? यस मैम। हाँ, कृतिका जिसकी भी फ्रेंड है उसको बोलो क्लास में ज्वाइन करने के लिए, चाहे डाउट सोल्विंग ग्रुप में बोलो चाहे कहीं बोलो, बुलाओ जो जो बच्चे नहीं है उनको टैग करके। सो बेसिकली आज मैं क्या कराऊंगी, आज मैं तुम लोगों को आरएस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमारा फिशर प्रोजेक्शन वाले में रह गया था, फिशर फॉर्म में कैसे निकालते हैं वो मैं तुम लोगों को बता दूंगी आज। एनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर, मीजो कंपाउंड्स, रेसमिक मिक्सचर। टाइम होगा तो कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर करेंगे, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, मैं कल करा दूंगी। मंडे को कल मेरी क्लास भी है ना, तो मैं कल करा दूंगी। तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें शायद कोई डीपीपी नहीं दूंगी, वही दूसरी डीपीपी को ही बैठ के करो सॉल्व, अच्छे से करो। तो ध्यान रखना, जो आप ये 1 2 3 करते हो ना नंबर, वो सिप रूल के हिसाब से करते हो। ठीक है, जो आप लोगों को मैंने EZ कॉन्फ़िगरेशन में, हाथ नीचे कर लो, जो मैंने EZ कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को बताए थे, जैसे आप 1 2 3 प्रायोरिटी दे देते, सेम RS करते टाइम भी आप वैसे ही प्रायोरिटी दोगे। ठीक है जी? हाँ राहुल बोलो। बेटा इनैंशियोमर्स, ये स्टीरियो आइसोमर्स कोई टीचर GOC में पढ़ा देता है, ठीक है, कोई टीचर हेलोएल्केन हेलोएरीन से पहले पढ़ा देते हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये चीजें तुम्हारी हेलोएल्केन हेलोएरीन में यूज होंगी, इसलिए टीचर्स थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को 11th में नहीं पढ़ाया तो मुझे नहीं पता करा है या नहीं करा है, बट 11th में मोस्ट ऑफ द टीचर्स कोचिंग्स में 11th में ही करवा देते हैं आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप करा रही हूँ, ताकि स्टीरियो आइसोमेर हेलोएल्केन में तुम मेरे को ऐसे मत देखो कि मैम ये क्या कराया, हमें तो कभी सुना ही नहीं है होता क्या है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है अगर तुम लोगों ने बूट कैंप में कर लिया था तो। आगे आओ। ठीक है, उसके बाद फिशर प्रोजेक्शन में कैसे करोगे तुम लोग? देखो, फिशर प्रोजेक्शन तुमने अगर सुना हो या नहीं भी सुना, इट्स ओके। बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन को हम कैसे, इसमें रूल्स क्या क्या होते हैं RS निकालने के लिए? पहले तो इसको आप ऐसे दिखाते हो, प्लस जैसे दिखाते हो वैसे आप दिखाते हो फिशर प्रोजेक्शन को। ठीक है, तो ये होता क्या है, जैसे आप पढ़ते हो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सोहोर्स फॉर्मूला, न्यूमैन है ना, कन्फर्मेशन में आपने पढ़ा हो, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी अगर नहीं आता है तो। फिशर प्रोजेक्शन बेसिकली क्या है, कन्वीनियंट तरीका है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में पढ़ने के।
तो बेसिकली यहाँ पे भी अगर तुम बोलोगे मैम जेई में अगर क्वेश्चन आता है आरएस का, वैसे बहुत रेयर चांस है कि डायरेक्ट आरएस का वो पूछे। अभी मैं पिछले 5 साल के देख रही थी सवाल, उसमें तो नहीं मुझे दिखा आरएस का। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे अगर फिशर प्रोजेक्शन में आप लोगों को ये बताना है कि कैसे आरएस निकालते हो, तो यहाँ के भी लिखने के कुछ रूल्स है। तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल को ऐसे प्रोस की फॉर्म में बोल दो, प्लस की फॉर्म में ऐसे लिखोगे, ठीक है। और ये आपका क्या है मेरा बेटा? ये आपका कायरल कार्बन होगा, क्योंकि कायरल कार्बन पे ये आप क्या निकाल सकते हो? आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी, ये आपको वर्टिकल लाइन दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे और कैसा सवाल पूछा जा सकता है? कई बार ना आपको फिशर फॉर्म देके आपको आयुपेक नेमिंग भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ऐसा ही होगा, ऐसा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। जब मैं तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी तो वहां पे जब मैं तुम्हें कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो वहां पे 6 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं फिशर फॉर्म। गेटिंग माय पॉइंट? वो आएगा, बायोमोलिक्यूल्स में आएंगी वो चीजें। तो जब भी आपको अगर मान लो आयुपेक नेमिंग करनी होगी, तो जो मेन चेन हम सिलेक्ट करते हैं वो कौन सी वाली करते हैं? वर्टिकल वाली करते हैं। एक से वर्टिकल वाली, ठीक है जी। वर्टिकल वाली पे ही हम क्या है, मेन चेन जो है सिलेक्ट करते हैं विद फर्स्ट कार्बन जो होता है टॉप पे होता है, ठीक है। वहां से हम नंबरिंग जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे वेज डैश में मैंने क्या बताया था, आगे से निकाल। वेज डैश में मैंने क्या बोला था कि जो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो डैश पे आना चाहिए था। वेज डैश में ये रूल था। फिशर प्रोजेक्शन में क्या रूल है? जो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए तुम लोगों का? यहाँ पे आओ। 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए। 4th प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी एट वर्टिकल पोजीशन। क्यों वर्टिकल पे होना चाहिए? क्योंकि जो फिशर फॉर्म होती है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे 3D में, तो ये जो हॉरिजेंटल वाले हैं वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आते हैं, और जो वर्टिकल पे होते हैं वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होते हैं, मतलब दूर होते हैं, बिलो द प्लेन, ठीक है। सो यानी कि आपका जो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो किस पे आना चाहिए? वर्टिकल पे आना चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? वही प्रायोरिटी देखोगे, 1 से 2, 2 से 3 पे जाओगे। अगर आपका क्लॉकवाइज आता है और 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल पे है तो क्या होगा? आर होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है और 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपका कहाँ पे है? वर्टिकल पे है, तो वो क्या होगा? एस। अगर हॉरिजेंटल में है तो क्या करोगे? आर का एस कर देना और एस का क्या कर दोगे? आर कर दोगे। प्लस साइन नहीं है, ये फिशर प्रोजेक्शन को दिखाने का तरीका होता है, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन को दिखाने का तरीका होता है जिसमें ये आपका कायरल कार्बन होता है जिसपे 4 ग्रुप डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, सो दैट यू कैन determine RS कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर मान लो मैं इस मॉलिक्यूल में RS निकाल के देखूं तो पहली प्रायोरिटी ऑक्सीजन को मिलेगी क्योंकि डायरेक्ट कार्बन से अटैच ऑक्सीजन है। फिर आपको COH कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलेगी, फिर 3rd प्रायोरिटी मिथाइल को मिलेगी और यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। सो अगर मैं 1 से 2, 2 से 3 जाऊंगी तो ये कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी, बताओ मुझे। Yes, ma'am. यस, क्लॉकवाइज होगी। अगर क्लॉकवाइज है तो क्या होनी चाहिए? आर होनी चाहिए। बट चेक करो, अब्दुल्ला देख लो, बता रही हूँ मैं सेकंड वाली। बट यहाँ पे जो एच है वो किस पे है? हॉरिजेंटल पे है, तो ये आर से चेंज होके क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो फिशर प्रोजेक्शन में कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? सबसे पहले इसको मिलेगा, ऑक्सीजन वाले को मिलेगा क्योंकि कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। फिर नाइट्रोजन वाले को मिलेगा, फिर इसको मिलेगा और फिर इसको मिलेगा। घूमना 1 2 2 2 3, एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए। बट 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजेंटल पे, तो एस का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तभी मैं एस को लिख के उसको काटा लगा दे रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। एक और देखो, मैम। हाँ मैम इसमें किसको चेक करा है? हॉरिजॉन्टल पे
फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को। फोर्थ प्रायोरिटी yes, वाला yes, जो yes. ग्रुप है वो वर्टिकल पे होना चाहिए। हाँ मैम, yes, इफ इट इज प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो आर का एस कर दो और एस का आर कर दो। ठीक है, Done. यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट इसको मिलेगा, सेकंड इसको मिलेगा, तो आपको पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, थर्ड इसको मिलेगा, फोर्थ इसको। घूमना एक बार, क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है तो ये ऐसा ऐसी रहेगा। अब ये तो क्या है, एक कायरल कार्बन वाला है, एक कायरल कार्बन। पेपर में ऐसा नहीं आएगा, आसान वाला नहीं आएगा, क्योंकि इसमें देख पाना इतना आसान है, ये वाला नहीं देता है। आप आ रही हूँ गौरव, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर आना हुआ तो, जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अभी मैं वो क्वेश्चन भी कराती हूँ। हाँ बोलो गौरव। मैम जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप होगा वो अब वर्टिकल में अपर डाउनवर्ड दोनों तरफ किसी भी तरफ हो सकता है। हाँ, वर्टिकल ये वाली लाइन है ना, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बट वर्टिकल पे होना चाहिए। ठीक है, यही रूल कहता है। ठीक है, अब पेपर में सवाल कैसे आते हैं, ऐसा आया देखो, 2016 में, पुराना सवाल है बट आते नहीं है ना ज्यादा क्वेश्चन इस वजह से, बट इम्पोर्टेंट बहुत है, बिकॉज बिना आरएस के आप एनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर ये आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, तो इसीलिए पढ़ाना जरूरी हो जाता है। देखो, जैसे एक सवाल पूछा गया था तुम लोगों से 2016 में कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दो, तो अब तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो कैसे क्वेश्चन को किया है इन्होंने ना नंबर इंडिकेट किया है, कैन यू सी दैट, 2 3 2 3 है ना। तो यानी कि यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टूडेंट को आईयूपैक नेमिंग के रूल्स मालूम है या नहीं है। तो मैंने आपको इतना तो बता दिया है कि वर्टिकल वाली लाइन से जो है नंबरिंग बेसिकली आप करते हो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि COH आपका क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, प्रायोरिटी सीनियर मोस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है जब आप आईयूपैक की नेमिंग करते हो। तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन से नंबर चालू करोगे 1 2 3 4, ये वैसे आसान है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो यानी कि जो वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो 3 वाले पे कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं तो वो इस पे देख रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है, इसकी वो करनी है, आरएस निकालने। तो देखो मैं सबसे पहले 2 वाले पे निकालती हूँ। इस वाले कार्बन पे H लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, यहाँ पे COOH लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस वाले कार्बन से देखना CHCl CH3 यही लगा हुआ है। तो आप किसको दोगे नंबरिंग, पहले तो OH को दोगे, दूसरा किसको मिलेगा, ऊपर नीचे मिलेगा, कृतिका नेक्स्ट क्लास में टाइम स्टैम्प, नीचे ऊपर वाले को, नीचे वाले को कौन कह रहा है, हर्षित कह रहा है नीचे वाले को, और मैम ऊपर वाले को क्यों मिलेगा, जब सिप रूल्स बताया था। यहाँ पे क्या है, कार्बन के पास OOH है, यहाँ पे क्या है, कार्बन के पास Cl CH3H है, तो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, क्लोरीन का, तो नीचे मिलेगा। ठीक है, फिर तीसरा नंबर इसको मिलेगा और चौथा इसको, तो घुमाना, इसको घुमाना क्या होगा, 1 2 2 3 आर होना चाहिए, बट क्योंकि फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पे है तो एस। अब नीचे वाले का बताओ मेरे को करके, मैम आर। आ रहा है क्या, यस मैम। तो यहाँ पे 1 दिया होगा तुमने, यहाँ पे 3, तो 1 2 3 एस आना चाहिए, बट हॉरिजॉन्टल पे तो आर, यानी कि 2s और 3r इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करना है। असाइनमेंट में मैंने डाले हैं वैसे क्वेश्चंस काफी सारे, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। अब तुम ना इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आना एक बार, एक काम करो, ये 11 तुम निकाल के देखो, हालांकि इसमें आंसर दिया हुआ है, इट्स ओके, तुम अपनी प्रैक्टिस करो। CH3 HBr HBr CH3 मुझे निकाल के बताओ। टू और थर्ड पे, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, निकाल के देखो। इनका तो SR आ रहा है, तुम तुम्हारा निकाल के देखो क्या आ रहा है, करना एक बार सोल्व।
ऊपर कार्बन होना चाहिए मेरा बेटा, तभी वहां से नंबरिंग चालू करोगे, है ना। कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी ना, क्योंकि आपको एक पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। हाँ, वर्टिकल टॉप पोजीशन से ही होती है बेटा। यही आ रहा है, बाकी एक बार कंफर्म करो, मुझे निकालने की जरूरत है तो बताओ। मैम ये जो नंबरिंग होती है मैम ऊपर से हाँ। नीचे तक, मैम ये हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी होती है? यस, जैसे आप आईयूपीएक नेमिंग में नंबरिंग कैसे करते हो, जो हाई प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है वहीं से चालू करते हो ना, स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से करना है। हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप होना चाहिए सबसे ऊपर, फिर वहां से आप नंबरिंग करोगे। अगर नहीं है तो आपको रोटेशन करके उसको करना पड़ेगा चेंज। मैम अगर ऊपर नीचे सेम ही आइटम लगा रहे हैं, सेम है तो जैसे देखो इसमें सेम है, तो यहाँ से मैंने चालू कर दी 1 2 3 4, राइट। मैम बीच में अगर अलग अलग होंगे तो मैम बीच में दिक्कत नहीं आ जाएगी मैम? कहाँ पे, कहाँ एक सेकेंड, कहाँ पे अलग अलग होगा आर्यन? मैम जैसे कि 11th वाले में HB आ रहे, तो मैम वहाँ पे अगर ऊपर वाले में अलग और नीचे वाले में नीचे से देखेंगे तो मैम अलग अलग आएगा। हाँ तो तुम बोलो ना, आपको क्या लगाऊं यहाँ पे, OH लगाऊं? नो मैम, अगर हम नीचे से नंबरिंग चालू करेंगे, जैसे नीचे वाले CH3 को 1 दे देंगे, तो मैम एक मिनट उसमें तो उल्टा हो जाएगा। ओके, अच्छा तो तुम ये बोल रहे हो मैम यहाँ पे नंबरिंग दे देंगे तो अलग हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हो तुम? यस मैम। तो वही तो मैंने बोला, ये रूल देखना। ठीक है, मेन चेन इज टेकन विद फर्स्ट कार्बन एट द टॉप, मतलब कहने का मतलब है, अगर ये बोल रहा है ना 2 और 3, तो उसके हिसाब से जो 2 और 3 है वो ऊपर वाले से स्टार्ट हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2s3r, यानी कि उसके हिसाब से ये वाला 2 है और ये वाला क्या है, 3। ठीक है जी, हो जाएगा। यस मैम। मुझे करके दिखाने की जरूरत है क्या? देखो, और प्लीज No. माइक अनम्यूट करके पूछोगे डाउट्स जो भी पूछना है, लाइक जैसे अभी पूछ रहे हो आप लोग। एक बार मैं बता देती हूँ ये वाला, तो मैं ऊपर सेकंड वाले का बता देती हूँ बेटा, तो नंबरिंग कर लो इसको। आसान दिख रही है ना ये, 1 2 3 4, तो ये R होना चाहिए, बट ये क्या होगा, S होगा। क्लियर है? वैसे नीचे वाले का भी निकाल ले। ये कौन सा वाला बना है? हाँ जी, कौन सा वाला बनाया है? बाबा मैं क्या बोल रही हूँ, सेकंड पे निकाला है। तुम लोग माइक बंद करके बैठे हो क्या, या मेरी आवाज ही म्यूट कर रखी है? ये मैंने सेकंड वाले पे निकाल के दिखाया है, थर्ड वाले पे तुम निकाल सकते हो। 12th वाला भी हो जाएगा, देखना हो जाएगा। ठीक हो है, जाएगा। इस तरीके से एक बार देख लेना, इनको प्रैक्टिस कर लेना, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला करके देखो। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इधर देखना, यहाँ पे I है, H है, OH है, SH है, ड्यूटेरियम है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 2 ना, तो 1 और 2 ही आएगा। देख रहे हो, निकाल के देखो, आ रही है क्या कॉन्फ़िगरेशन, SS आ रही है क्या, चेक करो, या कुछ और आ रही है। गलत भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे चेक करके मुझे कंफर्म करो। और ये वाला भी ट्राई करना, ये वाला, और मुझे कंफर्म करो ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिसका भी नहीं आ रहा वो बोल देना, मैं करवा दूँ। मैम सही आ रहा है। मैम एक बार आप करवा दो। ठीक, देखो फर्स्ट वाला सेकंड वाला निकलवा देती हूँ इसमें। ये देखो, ड्यूटेरियम SH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आयोडीन OH, और ये H। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे कार्बन के साथ डायरेक्ट क्लोरीन अटैच है या सल्फर? सल्फर को दूं पहले नंबर या क्लोरीन को? मैम पहले क्लोरीन आएगा। आर होना चाहिए, बट 4th प्रायोरिटी वाला हॉरिजेंटल पे है तो क्या हो जाएगा? यस। निकाल लोगे? एग्जाम्पल है, निकाल लेना, इतना स्लो नहीं चल सकती, पता चले होए ना ये चैप्टर, ठीक है? प्रैक्टिस कर लेना इनको। अब आगे आ जाओ, हेडिंग डालो इनेंशियोमर्स, हेडिंग डालो इनेंशियोमर, और आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि जो पिछले 3 क्लासेस में करवाया है वो बिना पढ़े क्लास में आ जाओगे और समझ में आ जाएगा, 100 में से 50% भी मुश्किल लगता है मुझे आएगा, तो इसीलिए जो पढ़ा चुकी हूँ उसको रिवाइज करके आओ क्लास में आने से पहले, तो वही फायदा है। नहीं तो ऑर्गेनिक की क्लास बेशक मत लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बता देना मैसेज करके, मैं नहीं लगा रहा मैम या लगा रही, मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आपको पढ़ के आना ही पड़ेगा। तो प्रीवियस क्लास में कराया, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है? तो इनेंशियोमर के बारे में शायद मैंने थोड़ा बहुत पहले भी बताया था तुम लोगों को। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं हमेशा यही देती हूँ, मेरे हैंड्स है ना, मेरे हैंड्स। तो मेरे हैंड्स बेसिकली क्या है? कायरल है, और जो मेरी मिरर इमेज है, जो मेरी लेफ्ट वाला हैंड है, उसका मिरर में ये मेरा राइट हैंड दिखेगा, यानी कि बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो जब आप इनेंशियोमर्स की बात करते हो मेरा बेटा, तो उसमें आपको ये चेक करना होता है सबसे पहले क्या मिरर इमेज है या नहीं है। इफ दे आर मिरर इमेज, देन चेक वेदर द मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है लाइक दिस, यानी कि वो आपस में क्या है? इनेंशियोमर्स है। क्या है वो आपस में? इनेंशियोमर्स है। तो यानी कि मेरा बेटा, अगर मैं थोड़ा सा तुम लोगों को एक चार्ट बनवा के दूं, तो अगर मान लो तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है, इधर आओ, कंपाउंड है, मैं कभी भी किसी भी बच्चे से ग्रुप में बोल सकती हूँ नोट्स भेजने को, तो ध्यान रहिएगा, कर लीजिएगा। सुमित नहीं आया ना आज? आया, प्रेजेंट हूँ। अगर मान लो तुम्हारे पास कंपाउंड है, 2 ही पॉसिबिलिटी वहां पे होंगी, या तो वो मिरर इमेज है या फिर वो मिरर इमेज नहीं है ना? बोलो। यस मैम। अगर वो नॉन मिरर इमेज है, मतलब वो मिरर इमेज ही नहीं है, तो ये तो सबसे सिंपल होता है चेक करना, वो कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाते हैं? डाइस्टीरियोमर्स। अगर वो मिरर इमेज में है, ध्यान से सुनो, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी आती है, क्या? इनेंशियोमर्स और आइडेंटिकल। अगर मिरर इमेज है, इनेंशियोमर कब कहलाओगे? जब उनकी मिरर इमेज क्या होगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। और आइडेंटिकल कब बोलोगे? जब उनकी मिरर इमेज क्या होगी? बोलो, सुपर इम्पोजेबल। बनाओ इसको, काम आएगा, बनाओ इसको। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये वाले पॉइंट्स लिख लीजिए, उसको अच्छे से तरीके से लिखना इन चीजों को। इनेंशियोमर, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन। अगर एक प्लस अल्फा घुमा रहा है तो दूसरा माइनस अल्फा घुमाएगा, बता दिया था ये वाला कल मैंने। उसके बाद नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए मिरर इमेजेस। तीसरा, उसमें किसी भी तरह की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पे सिमेट्री प्रेजेंट हो गई तो आप वहां पे नहीं बोलोगे कि वो उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, क्योंकि वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये 3 क्राइटेरिया हैं जो तुम लोगों को ध्यान रखने हैं। बोलो, बन जाएगी बात? यस मैम। ठीक है। इन नॉन मिरर इमेज ये देखो कि अप्लाई कैसे करना है, लाइक क्वेश्चन कैसे करना है इसके सोल्व। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ये वाला कार्बन कायरल है, कंफर्म करिए। यस मैम। ठीक है, कायरल कार्बन है। और अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं, तो इसकी मिरर इमेज यही है ना, जो राइट में वो लेफ्ट में दिखेगा, ऊपर वाला तो यही दिखेगा, ये वाला यहाँ दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट में, तो ये मिरर इमेज भी है। अब चेक करो वेदर द मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजेबल और नॉट।
तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ये तो मैम नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं तो ये क्या होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे। Enantiomer. यानी कि अगर एक आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो दूसरा Liver. माइनस होगा, लीवोरोटेटरी। तो ये आपके क्या है, एनेंशियोमर्स है। अच्छा, एक और चीज, एक और तरीका बताती हूँ, इधर आना। एक काम करो, मुझे ना आर और एस निकाल के बताओ इनमें। इसमें आर एस निकालेंगे तो 1 2 3 4 ये एस होगा और ये पक्का आर आएगा, बेशक निकाल के देख लो तुम लोग। एस होना चाहिए बट आर आएगा। Yes, तो ma'am. आपको दिख रहा है अगर आपके पास इनेंशियोमर्स हैं एंड इफ दे आर मिरर इमेजेस, है ना, तो वहां पे, और अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो अगर आपके पास एक कायरल सेंटर में आर आ रहा है तो दूसरे में पक्का क्या आने वाला है, एस आने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मान लो 2 कायरल सेंटर है लेट से, और दोनों में आर आर कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, तो जो उसकी मिरर इमेज बनाओगे विच इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो वहां पे पक्का क्या आने वाला है, एस एस आने वाला है। अगर आर एस है तो क्या आने वाला है, एस आर। मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। अगर एस एस है तो क्या आएगा, आर आर आएगा। मान लो ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, देख रहे हो आप? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आप लोगों की, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है जी, और भी एग्जांपल कराऊंगी, तो बहुत सिंपल था अभी फिलहाल। ये एक ही कायरल कार्बन वाली बात की है मैंने। हाँ गौरव। नो मैम, वो पहले का हैंड रेज हुआ। यस, अगर इनेंशियोमर है तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ही होंगी। ठीक है, मिरर इमेजेस होंगी। अगर आपका मान लो मिरर इमेज ही नहीं है तो फिर इनेंशियोमर की कोई बात भी नहीं होगी वहां पे। फर्स्ट यू नीड टू चेक मिरर इमेजेस हैं या नहीं है। अगर हैं देन दूसरे स्टेप पे जाओ, नॉन सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। नहीं तो ये आर एस निकाल के भी तरीका अच्छा होता है देखने का। ठीक है, समझ गए ना? अगर एक कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर है, आर एस आ रहा है, ठीक है, तो दूसरे वाला एस आर आएगा। मैंने क्या बोला, अलग अलग, अलग अलग क्या बोला मैंने? माइक अनम्यूट करके पूछोगे ना गर्व, इट वुड बी बेटर फॉर यू और फॉर मी एज वेल। चैट पे पता नहीं कैसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन पूछ लेते हो तुम लोग। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, वैसे ये मतलब पूछा तो नहीं जाएगा बट स्टिल तुम्हें मालूम होना चाहिए। जो इनेंशियोमर्स होते हैं बेटा, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट उनका ऑप्टिकल रोटेशन। उनका ऑप्टिकल रोटेशन अलग होता है। अगर लेट्स से +30 डिग्री का दिखा रहा है तो ये -30 डिग्री का दिखाएगा। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी सेम होती है। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, तुम लोगों ने नींबू और संतरा तो देखा होगा, देखा है ना, लेमन और ऑरेंज। Yes, ma'am. आपको पता है लेमन और ऑरेंज दोनों ही एनेंशियोमर्स हैं। एक की कॉन्फ़िगरेशन आर आती है और एक की एस आती है। लेकिन जब आप स्मेल करते हो तो क्या होता है, एक में लेमन जैसी स्मेल आती है और एक में संतरे जैसी आएगी। ठीक है, तो जो नोज है ना आपका, वो कायरल रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, पूछा नहीं जाएगा, वैसे ही बता रही हूँ तुम्हें एक एग्जांपल। ठीक है, सो वहां पे उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जा रही है, अलग अलग हो जा रही है ऑप्टिकल एक्टिव के केस में। क्योंकि नींबू और संतरा दोनों क्या है, एनेंशियोमर है आपस में, एक आर होता है एक एस होता है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। यस और नो? तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है आप प्लीज अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्या पता आ जाए। वैसे चांसेस आर वेरी रेयर, कभी आया तो नहीं, बट स्टिल लिख लो इसको। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, तुम्हें एक्चुअली ये चैप्टर ना स्टीरियोआइसोमरिज्म बहुत अच्छा है। तुम्हें एक बार ना मैं वो भी बताऊंगी, ट्रेजेडी हुई थी एक, मैं नाम भी भूल जा रही हूँ उसका। मैं देखूंगी उसको दोबारा, क्योंकि मेरे ब्लर आ रहा है मेरी आंखों के सामने वो चीज जो मुझे मेरे टीचर ने बताई थी जब मैं बीएससी में थी। मेरे को याद तो आ रहा है बट पूरा याद नहीं आ रहा।
तो वो बहुत अच्छी चीज, मतलब लाइक इसी से रिलेटेड है वो स्टीरियो आइसोमेर से, वो मैं बताऊंगी तो मुझे याद दिलाना, मैं फिर एक बार पहले देख लूंगी खुद से, फिर मैं आप लोगों के आगे बताऊंगी कि जो आप जैसे ये RS है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। इवन अगर आप कोई ड्रग भी लेते हो, अगर मान लो वो ड्रग का कॉन्फ़िगरेशन R है या S है, तुम अगर सोचो ना, अरे क्या फर्क पड़ता है मैम, सेम ही तो है। लेकिन अगर मान लो किसी ने ड्रग लेना था S वाला, ले लिया R वाला, तो कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हो? जो ये आपको दवाइयां वगैरह आप लोग लेते हो ना ड्रग वाला, तो उसमें मेंशन भी होता है जब आप लोग हायर लेवल में जाते हो कि S कॉन्फ़िगरेशन का है, ये R कॉन्फ़िगरेशन का है, कौन सा वाला एक्टिव है, कौन सा वाला बॉडी में जाके असर दिखाएगा, ये वाला इनएक्टिव है तो ये नहीं ले सकते हो। तो बहुत बड़ा रोल है। 12th क्लास में तो बिल्कुल ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि इससे सवाल नहीं बनते, बट जब हम हायर लेवल पे जाते हैं ना, लाइक रिसर्च में जाते हैं या मास्टर्स करते हैं हम, तो वहां पे स्टीरियो आइसोमर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब काफी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। हाँ धनंजय? मैं पैकेट लेके बैठा हूँ, उस पे दवाई का, उस पर 4R लिखा हुआ है कुछ, वही है? हाँ, तो वो R का मतलब है वो R कॉन्फ़िगरेशन, वो जो ड्रग का स्ट्रक्चर होगा वो R कॉन्फ़िगरेशन का है। आप रिसर्च आर्टिकल भी खोल के देखना, कभी पढ़ना कि ये कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक ट्रेजेडी भी हुई थी। मेरे को एक्चुअली उसका कमबख्त नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है? यस आर्यन, हाँ ठीक है। पहले क्या होता था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मेरे को, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती थी, ये बहुत साल पहले की बात है, अपने इंडिया में नहीं है, दूसरे कंट्री की बात है, कि जब वो लाइक जब लेडी प्रेग्नेंट थी ना, उसको जो ड्रग लेना चाहिए था उसने दूसरा वाला ले लिया। मैं एग्जैक्ट आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। लेना होता है R, उसने शायद S ले लिया था। तो जब लाइक जब डिलीवरी हुई ना, तो बेबीज जो थे वो एबनॉर्मल हुए, लाइक गलत ड्रग लेने से। आप देख रहे हो? तो ये ट्रेजेडी हुई थी। मैं आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट जो है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ताकि तुम्हें अच्छा भी लगे सुनने में। तो यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वो। तुम इसके बारे में रिसर्च आर्टिकल में भी पढ़ सकते हो, मिल जाएगा तुम्हें। मैं अभी इसलिए नहीं पढ़ सकती क्योंकि क्लास ले रही हूँ, ठीक है? तो यस, आगे चलते हैं। इसमें लिखो एक बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, लिखना मेरा बेटा। यस, वो गलती से दे दिया गया था बेटा, बैन हो गया था फिर वो, अब वो वाली दवाई मिलती ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो गलत कर दिया ना, उन्होंने सोचा था कि ये दे सकते हैं, ठीक है? जब रिसर्च करी तो पता लगा भाई सारा खेल तो इसे नहीं खराब कर दिया दूसरे वाले ड्रग ने। आप समझ रहे हो? तो फिर बैन कर दिया था वो। चलिए यहाँ पे लिखिए, अब इस पे मत लगे रहना, यहाँ पे पढ़ो, ये पेपर में नहीं आएगा। चलो आओ। इफ ओनली वन chiral कार्बन इज प्रेजेंट, अरे यार लैपटॉप को पता नहीं क्या हो रहा है, नीचे लिख रही हूँ बेटा मैं थोड़ा। इफ ओनली वन chiral carbon is present, then the compound is always optically active। कर दिया ना एक चीज आसान। अगर एक ही chiral कार्बन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो हमेशा क्या होगा बोलो? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें सिमेट्री नहीं होगी। जैसे अभी मैंने ये वाला केस लिया ना, तो ये हमेशा क्या होने वाला है? ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। तो इसका एक प्लस वाला आइसोमर मिलेगा और एक माइनस वाला मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हुआ? ये सबसे आसान होता है। फंसोगे कहा? जब एक से ज्यादा chiral कार्बन होंगे। इफ इन अ molecule there is more than one chiral carbon is present, more than one chiral carbon is present, then compound
compound can be optically active और inactive. ठीक है, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन तुम्हें मिलते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी. तो यहाँ पे वो 3 कैटेगरी आ जाती है, एनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर और बोलो आइडेंटिकल. ठीक है क्या? अब इनको पहचानोगे कैसे, उसके लिए ही आज की क्लास है. सही बताओ तो पहले ये लिख लो 2 पॉइंट्स, फिर मैं आगे चलती हूँ. क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे ना तो ये शॉर्ट नोट्स तुम लोग बोलते हो. देखो शॉर्ट नोट्स मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी 12वीं के, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आज ही कर दूंगी. बट जो आप खुद अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, वो एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी. ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि ऑर्गेनिक में आप अपने हाथ से खुद से शॉर्ट नोट्स बनाएं. ठीक है, चलिए आइए ये वाला एग्जाम्पल देखिए, दिख रहा है सबको? तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये चेक करके बताना है कि फर्स्ट और सेकंड में क्या रिश्ता है, थर्ड और फोर्थ में क्या रिश्ता है. मतलब रिश्ता इन द सेंस रिलेशन, वेदर दे आर इनेंशियोमर, वेदर दे आर आइडेंटिकल या फिर डाइस्टीरियोमर. लेट्स सी. चलिए आइए, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डाइस्टीरियोमर चेक कर लेते हैं, वो सबसे आसान होता है चेक करना. पहले आप चेक करो क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं या नहीं है. सारे मेरे बच्चे चेक करेंगे, मैं पानी पी लेती हूँ तब तक. मिरर इमेजेस हैं या नहीं है, चेक करो. है? Yes, ma'am. है, बहुत बढ़िया. ये तो तुम्हें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है मिरर इमेजेस हैं. अगर मिरर इमेजेस हैं तो चेक करो क्या ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है. हाँ मैम, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोज नहीं होंगे. तो ये आपस में इनका क्या रिश्ता है, एनेंशियोमर्स का. ठीक है, ये आपस में क्या है, एनेंशियोमर्स है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं. एक काम करो, यहाँ पे ना तुम लोगों का ये सवाल आ सकता है और आना चाहिए, पता नहीं आना वाला था या नहीं. तुम अगर मुझे ये भी बोल सकते हो मैम ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये मिरर इमेज है, दिख रहा है ना तुम लोगों को. Yes, मान ma'am. लो एग्जामिनर ने मॉलिक्यूल को पलट के कुछ और दे दिया. लेट्स से उसने अभी यहाँ पे एच लगा रखा है, मान लो उसने एच यहाँ पे लगा रखा है या Br यहाँ पे लगा रखा है, आप समझ रहे हो, CH3 यहाँ लगा रखा है. फिर एकदम से तो देख के तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मिरर इमेज है या नहीं. तो ऐसे केस में जो तुम्हारे रामबाण की तरह चीज यूज होगी वो होगी RS निकालना. तो एक काम करो, तुम लोग क्या करो, फर्स्ट वाले केस में RS मुझे निकाल के बताओ, इस वाले कायरल कार्बन पे निकाल के दो, इस वाले कुछ बच्चे सेकंड वाले पे निकाल के देखेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों की आ रही है वहां पे. चलिए मैं भी निकाल रही हूँ, पहले तुम निकाल लो. मैम आर आ रहा है पहले वाले पे. ठीक है, आ रहा है क्या? मैम नीचे वाले में एस कैसे आ रहा है बताना एक बार. कौन से वाले नीचे में? सेकंड वाले में नीचे सेकंड कार्बन. 1 2 3 क्लॉकवाइज, बट एच हॉरिजॉन्टल पे, तो ऐसे नहीं आएगा. वन प्योरिटी उल्टी ले ली थी, उसकी वजह से तुम्हारा गलत आ रहा है. आ गया क्या? देखना यही आ रहा है क्या, RRSS? यस मैम. तो बस अगर वो मॉलिक्यूल तुम्हें घुमा के भी दे दे, कुछ भी करके दे दे, तो तुम बस RS निकाल लेना, तो तुम्हें पता चल जाएगा एनेंशियोमर है या नहीं. क्लियर हो गया? सबसे अच्छा तरीका होता है ये, सबसे अच्छा तरीका. ये मुझे मेरे टीचर ने बताया था, RRSS. ठीक है, तो यानी कि ये क्या होंगे, एनेंशियोमर होंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला चेक करो. नेक्स्ट वाले में क्या रिश्ता है, ये भी मिरर इमेजेस हैं, सुपर इम्पोजेबल है क्या, ये तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, वैसे नहीं होगा. ठीक है, जब तुम RS निकालोगे तो इसमें भी क्या आएगा, सेम. प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बोल देना इसके अंदर, ऊपर CH3 नीचे इथाइल है. गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो ये भी क्या होंगे आपस में, एनेंशियोमर्स होंगे. यस देखो ठीक है क्या, और करें क्वेश्चन, और करते हैं ट्राई.
उतार लो इसको, नोट डाउन कर लो। अपनी क्लास कब लगी थी? 11:30 ना? यस मैम। चलिए आइए, सेकंड है डायस्टीरियोमर। फिर सारे क्वेश्चन मैं एक साथ कराती हूँ। क्या मैम? यस मैम। हम कुछ नहीं हो। हाँ जी बेटा। हम कुछ नहीं। अच्छा, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? वही, ना तो ये मिरर इमेजेस होते हैं और ना ही neither mirror images non superimposable to each other। ठीक है, देखो एक बार, ठीक है ना? एक बार देखो ना जरा, क्या ये मिरर इमेज है क्या? नो। No, ma'am. क्या ये सुपर इम्पोज है? कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहा। बताने की आपको ना घबराने की जरूरत ही नहीं है। सबसे आसान तरीका होता है डायस्टीरियोमर में पहचानने का, क्या मिरर इमेजेस ही नहीं होती हैं। तो यहाँ पे तो मैम आपने तो सिंपल वाला दिखा दिया हमें, कि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि मिरर इमेज नहीं है। देखो ना, यहाँ सेम है, इधर देखो, ये डिफरेंट है और ये क्या है? सेम है, नॉन मिरर इमेजेस है। लेकिन मैम अगर एक बात बताओ, उसने एग्जामिनर ने मॉलिक्यूल को घुमा के दे दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो फंस जाएंगे, क्योंकि फिर तो हमें देखने पे नहीं मालूम पड़ेगा एकदम से। तो ऐसे वाले केस में भी तुम क्या करोगे? RS निकालोगे। मेरे बात मानो और यहाँ पे RS निकाल के मुझे बताओ, यहाँ पे कितना क्या होगा RS? कंफर्म कर लो, मैंने लिख दिया है, क्या यही आ रहा है क्या? RR/SR यही आ रहा है। चेक कर लीजिए एक बार। मतलब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो ये तो डिफरेंट होगी कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे सेम, तो यही होते हैं डायस्टीरियोमर। अगर मान लो आपका फर्स्ट वाला कंपाउंड है और ये सेकंड वाला, लाइक दिस, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मान लो RS आ रहा है, तो यहाँ पे सेकंड में क्या होगा? एक सेम होगा और दूसरा क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर मान लो SS आ रहा है तो एक सेम होगा, दूसरा डिफरेंट होगा। RR आ रहा है तो दूसरे वाले में एक सेम होगा और दूसरे वाला डिफरेंट होगा। इज दैट क्लियर? मैम इसमें हम डायरेक्ट नहीं बता सकते ना कि SS है कि वो RR हो जाएगा, इसमें निकालना पड़ेगा हमें। निकालना पड़ेगा ना मेरा बेटा। वैसे तो आपको इसमें देखते ही पता चल रहा है, अगर ये R है तो ये उल्टी होगी ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो वैसे ही होगा। बट आपको इन दोनों में तो निकालना ही पड़ेगा। और ये पता है कहाँ यूजफुल होते हैं? ये तो तुम्हें देख के ही पता चल रहा है। ये यूजफुल वहां होगा जहां पे वो मॉलिक्यूल को सीधे तरीके से नहीं, अलग तरीके से पूछेगा। अभी तो तुम्हें साफ दिख रहा है HBr है, यहाँ पे BR है, तो तुम्हें चमक रहा है कि ये मिरर इमेज है। बट अगर उसने BR को लगा दिया कहीं और, फिर वहां पे फंसोगे ना तुम लोग, क्योंकि दूर से देखने पे नहीं मिलेगा। और वहां पे इमेजिन तो क्या करोगे तुम? रोटेट रोटेट कर करके, तो वहां पे तुम्हें RS कॉन्फ़िगरेशन बचाएगी। दैट इज व्हाई RS कॉन्फ़िगरेशन को सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोलो। मैम अगर एक कायरल कंपाउंड होगा तो मैम उसमें कैसे चेक करेंगे? कायरल कंपाउंड क्या? कायरल कार्बन तो है यहाँ पे। हाँ, मतलब एक कायरल कार्बन हो तो? अच्छा, पहली बात है, जब कायरल कार्बन एक ही हो तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये डायस्टीरियोमर और आइडेंटिकल वाला केस कहाँ जनरेट होता है? जहाँ पे एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट। ठीक है मैम। ठीक है, तभी ये लिखवाया था पॉइंट। अच्छा, तो डायस्टीरियोमर्स क्योंकि बेटा मिरर इमेज ही नहीं है एक दूसरे की, तो यहाँ पे होगा क्या? इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है और उनको हम इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये पॉइंट आप लिख सकते हो। दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम हो तो फिर वो आइडेंटिकल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया? बोलो। यस मैम। चलिए एक बार ये भी लिख लो पॉइंट। आई गेस ये दोबारा आ गया, कोई बात। जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं बेटा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला तो तुम्हें दिख रहा है ना, कायरल सेंटर होने के बावजूद भी इसमें सिमेट्री है, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बोलो, है ना? यस मैम।
इसका तो ऑप्टिकल रोटेशन होगा ही नहीं, जीरो होगा। लेकिन ये वाला देखो ना, कायरल सेंटर है, सिमेट्री नहीं है, तो ये वाला क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मतलब डाइस्टीरियोमर्स अगर आपस में हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, इसको एक बार लिख लो, लिख जरूर लेना। देखो पेपर में आए चाहे ना आए, लेकिन लिखना जरूर है आप लोगों को। चलूं आगे? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जो सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं वो भी डाइस्टीरियोमर होते हैं, ठीक बात नहीं है? जो सिस ट्रांस होते हैं वो क्या मिरर इमेजेस होते हैं कि एक दूसरे की? देखना, नॉन मिरर इमेजेस हैं ये। ध्यान से देखो, है मिरर इमेजेस? नहीं है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ H है, नॉन मिरर इमेजेस है। तो ये क्या होते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स। ओके, चलूं? चलो, एक काम करो, मैं तुम्हें 1 मिनट दे रही हूँ, इन कंपाउंड्स को बना लो, फिर तुम लोग बाद में लिखते हो, अभी लिख लो। ये बना लो फटाफट से, 1 2 3 4 वाला बना लो, फिर उसमें हम रिलेशन ढूंढते हैं, रिलेशन क्या होगा। और मैं किसी बच्चे को भी बोल सकती हूँ कि बताओ। और किसी को कभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट जाग जाए तो मुझे बता देना, मैं आपको एक बुक का नाम दे दूंगी कभी, मतलब लाइक जब तुम्हारा जेई हो जाएगा तो थोड़ा फ्री भी तो बैठोगे ना उसके टाइम पे, तो अगर किसी का पढ़ने का मन हो, क्यूरियोसिटी हो, ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बुक का नाम बता दूंगी, आप पढ़ सकते हो। ये चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी उसमें, लेकिन वास्ट मतलब और भी ज्यादा चीजें डिटेल में मिलेंगी तुम लोगों को। लिख लिया ये? चलो कृतिका, आप मुझे बताओ, जो ये पहले वाला आपके पास कंपाउंड है, मतलब जो ये 2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, इनमें आपस में क्या रिश्ता है, वेदर दे आर एनेंटियोमर, डाइस्टीरियोमर और आइडेंटिकल? बोलो, है क्या कृतिका क्लास में? यस मैम। बताओ, तैयार रहो सारे बच्चे, हैंड रेस कर सकते हो। और ऑर्गेनिक में मेरे को एक चीज की खुशी है, जो भी तुम लोगों का स्कोर आएगा वो जेन्युइन आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो गूगल पे भी नहीं मिलेंगे तुम लोगों को, तो ऑर्गेनिक में पता चलेगा तुम्हारा स्कोर आ कितना रहा है। वेरी गुड, 6 बच्चों ने हैंड रेस कर लिया, बहुत बढ़िया। कृतिका, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मेरे को, और अगर नहीं पता, हाँ बोलो। मैम मिरर इमेज बना रहे हैं। मिरर इमेज तो क्या होगा इनमें? पलक आप बताओ। एनेंशियोमर्स। यस, मिरर इमेज है, बिल्कुल है, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट वाले क्या होंगे आपस में, एनेंशियोमर्स होंगे। सेकंड वाला बताओ मेरे को सुमित, क्या होंगे ये आपस में? मैम डायस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर, बिकॉज ये नॉन मिरर इमेजेस हैं, ठीक है, मिरर इमेज नहीं है। ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है, लिख रही हूँ, अगर एग्जामिनर घुमा देगा तो निकाल लोगे ना RS से। सेकंड में आएगा डाइस्टीरियोमर। गर्व, तीसरे वाला बताओ, तीसरे वाले क्या है, मतलब थर्ड वाला? मिरर इमेज है क्या? सबसे आसान होता है चेक करना, ये बताओ। डाइस्टीरियोमर है, मिरर इमेजेस नहीं है। फोर्थ वाला बताओ क्या होगा, कोई भी बता दो। डायस्टीरियोमर्स।
मैम डायस्टेरियम Diastereomers. डायस्टीरियस हो जाएगा। यस मैम। चलो ये वाले करो। मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं तुम लोगों को, तुम्हें 1 2 बताना है क्या रिश्ता है, 1 3 सेकंड मतलब दिख रहा है ना तुम लोगों को, आपको इनके बीच में रिलेशन बताना है। चलो स्टार्ट हो जाओ, पहले लिख लो नोटबुक में। समीर आप ही बताओगे मेरे को फिर फर्स्ट और सेकंड में क्या रिश्ता है, अनम्यूट करके माइक। आदर्श क्या होगा बताना। मैम फर्स्ट हाँ फर्स्ट सेकंड में क्या रिश्ता है, एंटामर्स। एनेंशियोमर्स। यस मैम। ठीक है। नो मिरर इमेजेस है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, प्लेन मत पास करा देना, ऊपर CH3 है नीचे इथाइल है। और फर्स्ट और थर्ड में आप उस पे भी लिख सकते हो, जो बच्चा माइक अनम्यूट करके नहीं बोल रहा है, क्योंकि आई गेस ये सभी को आ गया अभी समझ में, जो ध्यान से सुन रहा है, नहीं सुन रहा उसको नहीं आया होगा। सेकंड और थर्ड बताओ। पूरा नहीं लिख रही हूँ, आधा लिख रही हूँ। थर्ड और फोर्थ बताओ। Enantiomers. ठीक है। सेकंड और फोर्थ। हम डायस्टेरियम। और फर्स्ट और फोर्थ। मैम डायस्टेरियम। Ma'am, diastereomers. कर लोगे। और अगर आप इनमें कॉन्फ़िगरेशन, जब अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल के देखना, लाइक जैसे मैंने बताई है वैसे ही आएंगे आप लोगों की, तो उससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, RS निकालने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन करो एडवांस 2008 का, अगर टोटोमर्स पढ़ रखे हैं तो करना ये वाला सवाल। और यहाँ पे मोर देन 1 करेक्ट है। हाँ बेटा बोलो। क्या पढ़ रखे हो हमने? टोटोमर्स पढ़ रखे हैं, टोटोमेरिज्म पढ़ा था GOC में। हम याद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, कोई नहीं मैं आज बता देती हूँ। देखो तुमने रेजोनेंस तो पढ़ा था ना, मैंने पढ़ाया था, है ना? यस मैम। रेजोनेंस में मैंने क्या बताया था तुम्हें, एक बार मैं रिवाइज करा दूं, थोड़ा डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगी बिकॉज टोटोमेरिज्म अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम लगेगा, बट हाँ मैं बता देती हूँ उसमें होता क्या है। रेजोनेंस में आपका होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है आपकी फ्रॉम वन एटम टू अनदर, है ना, ऐसे दिख रहा है। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, टोटोमेरिज्म में हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करता है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जैसे मेरा बेटा आओ, जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास, ठीक है। तो आपको मैंने अल्फा कार्बन चेक करना सिखाया था ना शायद, जब मैं 11th की एक्स्ट्रा क्लास लगा रही थी। जैसे ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला भी अल्फा है, ये वाला भी कार्बन अल्फा है,
तो यहाँ पे देखो ना, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है ना, तो बेसिकली जब आप यहाँ से H को मूव कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रही हो मेरी Yes, बात? ma'am. तो ये कैसे बनेगा देखना एक बार। अभी मत जाना इसके टॉपिक के पीछे कहीं तुम लोग पूरा पढ़ने बैठ जाओ, मुझे बता देना जब तुम्हें पढ़ना हो, मैं बता दूंगी आप लोगों को। इधर देखो, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, H एटम का माइग्रेशन हुआ है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, और ये H जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो जहां पे हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन होता है वहां आप बोलते हो टोटोमेरिज्म। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कीटोफॉर्म है ना, कीटोफॉर्म, क्योंकि कीटोन वाला ग्रुप है, और ये वाला है इनोल। इनोल मतलब, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ओल का मतलब OH, अल्कोहल वाला ग्रुप। तो ये कीटो एनोल टोटोमेरिज्म है आपस में, ठीक है। तो बेसिक मैंने बता दिया, बट ये पूरा नहीं है, पूरा और भी है। आप चेक करिए अब इसमें कि ये स्ट्रक्चर कैसे हैं। तो पहले वो बोल रहे हैं कि E, F और G आपस में रेजोनेंस है क्या, रेजोनेटिंग है क्या? तो रेजोनेटिंग तो नहीं दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे H का माइग्रेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मैम रेजोनेटिंग तो नहीं है स्ट्रक्चर। फिर चेक करो E और F और E और G आपस में टोटोमर्स हैं, हाँ मैम बिल्कुल ठीक है, ये टोटोमेरिज्म तो है। F और G क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? हाँ मैम है, यहाँ पे मिथाइल जो है ट्रांस पे और F में सिस पे, तो मैम ये भी ठीक लग रहा है हमें। अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो दे आर डाइस्टीरियोमर्स। आसान है। तो इस तरीके से सवाल होना था, ठीक है किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो पूछिए। रिवाइज कर लेना, मैं सच बता रही हूँ, रिवाइज नहीं करोगे तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बेटा रीड कर लेना एक बार, है ना, जस्ट रीड कर लेना, मैं ऑलरेडी तुम लोगों को समझा चुकी हूँ, बस रीड कर लेना एक बार, ठीक है। मैम अगर क्वेश्चन वाली स्लाइड दोबारा दिखाओगे? हाँ ये लो, लिख लो इसको, नहीं लिखा तो ठीक है, देख लो। लिख लिया? Yes. इसको तुम लोग चिपका लेना अपनी नोटबुक में आफ्टर द क्लास। बस कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, जैसे मैंने बोला था ना, एनेंशियोमर डाइस्टीरियोमर, थोड़ा सा चलो बता देती हूँ। एनेंशियोमर डाइस्टीरियोमर स्टीरियो आइसोमर है, तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होगा, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, राइट। बाकी एनेंशियोमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, डायपोल मोमेंट हो गया, है ना, सॉरी डायपोल मोमेंट हो गया, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब सेम होंगी, बट डाइस्टीरियोमर्स की वो डिफरेंट होती है, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन एनेंशियोमर की तो डिफरेंट होंगी ना, साइन डिफरेंट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, याद करो, एक R मिलेगा और एक S मिलेगा, तो अगर एक +30 घुमा रहा है तो -30, लेकिन डाइस्टीरियोमर में ऐसा नहीं है, अगर मान लो एक +30 घुमा रहा है, पता चला दूसरा 40 घुमा रहा है, गेटिंग माय पॉइंट? तो उसमें डिफरेंट होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। तो बस इसको लिख लेना अपनी नोटबुक में, सवाल यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लिख लोगे इसको, प्लीज लिख लीजिएगा। यस मैम। उसके बाद आते हैं मीजो कंपाउंड क्या होते हैं। देखो मीजो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हमें लगता है ये सिंपल है लेकिन भूल जाते हैं हम लोग। तो मैं तुम्हें ना 2 कंडीशन बता रही हूँ, फिर ये बुकिश लैंग्वेज तुम लिख लेना। मीजो कंपाउंड जब भी तुम्हें चेक करने हो तो सबसे पहले चेक करो कि एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, ठीक है, 2 कायरल कार्बन आर प्रेजेंट, ठीक है मेरा बेटा, एटलीस्ट 2, एक नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर तुमने चेक कर लिया कि मैम है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कायरल कार्बन 2 या 3, तो चेक करो सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। अगर सिमेट्री प्रेजेंट है, या तो दोनों ही प्रेजेंट है या फिर एक प्रेजेंट है,
समझ गए ना? अगर कोई भी एक सिमेट्री प्रेजेंट है, तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, देन आप क्या बोलोगे कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है? बोलो। मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड है। एक मैं वो लिखती हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे 2,3 ब्यूटेन डाइओल का एग्जाम्पल है, तो 2,3 ब्यूटेन डाइओल ये होगा अगर मैं फिशर फॉर्म में बनाऊं तो। देखना, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, देखना एक बार थोड़ा सा। अब तुम थोड़ा सा ना सोच के मुझे बताओ, क्या जो मैंने मिरर इमेज बनाई है वेदर इट इज सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल? सोचो। मैम नॉन सुपर पॉसिबल। नॉन बोला ना तुम लोगों ने, नॉन। यस मैम। एक चीज ध्यान रखना, अभी मैं बता रही हूँ, जो मीजो कंपाउंड, पहले तो तुम्हें चेक करना है वेदर द कंपाउंड इज मीजो और नो। तो ये मीजो तो है ना, दिख गया, 2 कायरल सेंटर है फिर भी प्लेन है, तो ये मीजो तो है। तो बेटा जो मीजो कंपाउंड्स की मिरर इमेजेस होती हैं वो सुपर इम्पोजेबल होती है। मैम ये हमें दिख तो नहीं रहा, एक काम करो, ये मॉलिक्यूल ऐसा है ना, दूसरे वाला, ये वाला, इसको 180 से घुमाना, 180 से घुमा दो, ऐसा बन जाएगा। यस मैम। और 180, मैं ऐसे अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ, 180 की रोटेशन अलाउ होती है स्टीरियो केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो। तो अगर आप 180 से घुमा रहे हो, बिल्कुल यही नहीं बन जाएगा? बोलो। यस मैम। तो अगर यही बन जाएगा तो यानी ये दोनों कंपाउंड क्या हैं? इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोजेबल। यानी कि सुपर इम्पोजेबल तो है, आइडेंटिकल है, यानी कि आप इसको 2 अलग नजरियों से नहीं देखोगे, ये 2 को एक की तरह ही देखोगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग पता है क्या घूम सकता है? इधर आओ मैम, फर्स्ट और सेकंड है, इसको भी घुमा देते हैं हम 180 डिग्री से, आइडेंटिकल बन जाएगा। सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हो? सोच रहे यस हो? मैम, सोचते ही रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये मीजो नहीं है। मैम नीचे वाला कंपाउंड और ऊपर वाला फिर डिफरेंट हो जाएगा ना? यस, वो भी डिफरेंट हो जाएगा। और यहाँ पे चेक करो, ये मीजो नहीं है, ये वाला, ये मीजो नहीं है, देख रहे हो? तो जब भी आप बोलोगे ना कि मीजो कम जो सुपर इम्पोजेबल होगी, तो चेक कर लेना कि जो मॉलिक्यूल है वो मीजो है या नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बता दी। क्या? पहला, मीजो चेक करने के लिए एटलीस्ट 2 का, अभी मैं एग्जांपल दूंगी, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन आर प्रेजेंट, सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, देन यू कैन से मीजो है। और मीजो की अगर तुम क्या बनाते हो, मिरर इमेज बनाते हो, तो वो क्या होगी? सुपर इम्पोजेबल होगी। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? तो वो 2 अलग कंपाउंड नहीं है, वो एक ही है, मतलब आइडेंटिकल है दोनों, तो उसको आप 2 में नहीं 1 में ही कंसिडर करो। एक काम करती हूँ, एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखो, तुम मेरे साथ साथ लिखते जाना एग्जाम्पल। मैम सेकंड वाले में दोनों वेज पे बेटा हैं। पहले लिख लो। हाँ, दोनों वेज पे हैं। ठीक है, पहले वाला तो तुम्हें पहले चेक करो, दिख रहा है 2 कायरल सेंटर हैं, पहली कंडीशन, और प्लेन भी पास हो रहा है, तो यानी कि ये कैसा है?
मीजो है, मीजो भी है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है। यस और नो कंफर्म करिए सारे बच्चे। यस मैम। सेकंड Yes, वाला ma'am. चेक करो, कायरल सेंटर है, चेक करो है कि नहीं है। है, दो है, यस मैम, 2 है। ठीक है। मीजो होगा, नो मैम। बता रही हूँ, एक मिनट रुको। ठीक, तो यहाँ पे प्लेन पास नहीं हो रहा है, देखो इधर, देखो, यस मैम। ठीक है। तो ये कैसा होगा फिर, मीजो होगा या नहीं होगा? मैम नहीं होगा। ठीक है, ये वाला बताओ, थर्ड वाला। मैम नहीं होगा। मैम नहीं कायरल सेंटर है यहाँ पे, कायरल नो सेंटर मैम। नहीं है, ठीक है। इसकी जगह तुम ये वाला बनाओ, और इसकी जगह तुम ये बनाओ। मैम थर्ड बताना एक बार। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा चेंज कर। अब बताओ, सेकंड वाला है, नो मैम। कायरल सेंटर ही नहीं है यहाँ पे, तो मीजो तो हटा दो। थर्ड वाले में है क्या कुछ? थर्ड वाले में कायरल सेंटर तो है, मैम सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अगर तुम यहाँ से पास कर रहे हो तो ये वेज पे है और ये डैश पे है, तो ये मीजो नहीं है, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्चुअली मुझे यही ड्रॉ करना था। सही बोला है? बोलो। यस मैम। यहाँ पे बताओ मेरे को, ये है मीजो फोर्थ वाला, नो मैम। कायरल सेंटर ही नहीं है। नहीं है, तो यहाँ पे सॉरी, मीजो नहीं हो, ये भी नहीं है मीजो। यस। तो यानी कि बेसिकली जब भी तुम्हें मीजो चेक करना है, डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा मीजो पे, बट हाँ क्वेश्चंस तुमसे, जैसे रिलेशन वाले क्वेश्चन हो गए, अभी आगे मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगी तुम्हें स्टीरियो आइसोमर की, तो वहां पे फिर चेक करना पड़ेगा, चेक करने आना चाहिए। तो वहां पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, और वहां पे सिमिट्री देख लेना, अगर सिमिट्री प्रेजेंट है, पीओएस है या सीओएस है, कोई भी एक है, तो वहां पे क्या होगा, वो मीजो होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है, तो वहां पे क्या होगा, मीजो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखवाना चाहती हूँ, बताना एक बार, यहाँ लिखवा देती हूँ, आना एक बार, नोट करके लिखना एक पॉइंट, और मुझे बताना है सही है क्या। ऑल ऑप्टिकली inactive compound are not meso, but all meso compounds are optically inactive. बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इधर देखो, अगर मान लो तुम इनेंशियोमर्स लेते हो, ध्यान से सुनना, ये दोबारा टर्म आएगी हेलोएल्केन में। अगर तुम इनेंशियोमर्स लेते हो, आर होगा और एक एस होगा, है ना,
अगर मान लो इसका तुम 50% ले रहे हो, इसका भी 50% ले रहे हो, और इनका मिक्सचर तुम पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट में जो वो ट्यूब थी उसमें डाल दे रहे हो, तो क्या होगा? अगर एक मान लो लेट से प्लस अल्फा से घुमा रहा तो दूसरा माइनस अल्फा से घुमाएगा, तो ओवरऑल Yes, जो रोटेशन होगा वो क्या होगा? बोलो। 0। तो यानी कि ओवरऑल मिक्सचर यानी कि रेसमिक मिक्सचर हमारा क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन बोलते हैं। तो रेसमिक मिक्सचर में हम क्या लेते हैं? इक्वल अमाउंट में अगर आप एनेंशियोमर्स लेते हो, ठीक है, तो ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल मतलब समझ गए ना, एक आर वाला है और एक एस वाला है, तो एक प्लस से घुमाएगा एक माइनस से घुमाएगा, तो ओवरऑल क्या होगा? जो आपका मिक्सचर होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और जबकि मीजो में क्या था? इधर आना, मीजो में क्या था? इधर आओ। जब तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे ना इसकी, तो अपोजिट आएगी, एक की आर आएगी और एक एस आएगी। निकाल के देखो बेशक, ये एस आएगी या आर आएगी जब तुम निकालोगे तो अगर ये मान लो प्लस अल्फा घुमा रहा है तो ये माइनस अल्फा घुमाएगा। तो मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। बोलो, बनी बात? Yes. पक्का? तो आज मैंने क्या क्या चीजें पढ़ाई हैं? आज मैंने एनेंशियोमर, डाइस्टेरोमर, मीजो, काफी चीजें बता दी, ठीक है। और आरएस निकालना, तो आज तुम्हें यही काम करना है। और जो डीपीपी नंबर 2 दी है वो सॉल्व करनी है, क्योंकि इसके बाद जो ये वाला टॉपिक है इट विल टेक अराउंड 30 to 40 मिनट्स, तो मैं आज अभी नहीं करा पाऊंगी। कल वाली क्लास में मैं कराऊंगी तुम्हें स्टीरियो आइसोमर कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में तुम्हें क्या कराया था कि जीआई के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि तुमने ऑप्टिकल भी पढ़ लिया, जीआई भी पढ़ लिया, तो अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में जीआई भी वो शो कर रहा है और कायरल सेंटर भी है, देन हाउ विल यू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर? तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को समझाऊंगी और इसके एग्जांपल्स कराऊंगी और कुछ एमएस चौहान के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। तो कल वाली पूरी क्लास मोस्टली क्वेश्चन सॉल्विंग पे होने वाली है, तो कोई बच्चा क्लास मिस ना करे, ठीक है मेरा बेटा।